जय हिंद दोस्तों। तो लक्ष्मीकांत सर की बुक को जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके सीक्वेंस में अब हम लोग पहुंच गए हैं फंडामेंटल राइट्स तक, जो कि चैप्टर 7 है। और फ्रेंड्स, एक बात बताता हूँ, ये जो फंडामेंटल राइट्स है इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज ये काफ़ी ज़रूरी है हम लोग को जानना कि व्हाट इज़ फंडामेंटल इन लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, तो इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में, ए बी और सी पार्ट में मैं क्या करूँगा, इसके वीडियोस को आप तक पहुँचाऊँगा। आप लोग के पास यही कोशिश ये है कि आप कोशिश ये करना कि आप क्या करोगे, अपने बुक को ओपन करोगे और आप वहाँ पर मिलाते चलोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ सही मिला रहा हूँ, बता रहा हूँ या फिर नहीं मिला बता रहा हूँ। उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप सुनिए और अपने किताब को अपने पास रखिएगा। तो जब फंडामेंटल राइट की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग जान गए क्या है, लेसन नंबर 7 है। और लेसन नंबर 7 किससे डील करता है? फंडामेंटल राइट्स से। ठीक है, और ये लक्ष्मीकांत सर का बुक है। ओके, तो अब होता है क्या, सुनिए अब कि जो फंडामेंटल राइट्स है वह फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 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 12 से लेकर 35 तक क्या करता है, डील करता है। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट्स था, ये बिल ऑफ राइट्स, अब आपको बताना है कि बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए वहाँ पे। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स से क्या था, इंस्पायर्ड था। बिल ऑफ राइट्स जो कि क्या था, कहाँ का, यूनाइटेड किंगडम का, जो ब्रिटेन का था, उससे क्या था, सॉरी, बिल ऑफ राइट्स जो कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या था, इंस्पायर्ड था। तो ये क्या है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड था बिल ऑफ राइट्स। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भारतीय फंडामेंटल राइट जो है, इंडियन फंडामेंटल राइट जो है, वह ज़्यादा इलाबोरेटेड है। इस बात को आप याद रखिएगा, कंपेयरिंग विथ अदर, इवन कंपेयरिंग विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, वेयर वी कैन सी द बिल ऑफ राइट्स एज द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब सवाल ये है कि वाई फंडामेंटल, वाई द राइट्स इज कॉल्ड, वाई द राइट्स is or are called fundamental right or rights? Because it is very essential for the human existence. It means it is fundamental to human existence. वहाँ लिखा हुआ है, it upholds the equality of all the individual, the dignity of the individual, and the larger public interest and यूनिटी ऑफ द नेशन। इस चीज़ को आप मार्क कर लो और बगल में क्या मार्क कर लोगे, आप एम मार्क कर लोगे, बिकॉज यू हैव टू यूज दिस व्हाइल यू विल प्रैक्टिस फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग। ओके, अब इसको आपको पता होगा, किंग जॉन, इसके बारे में आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। तो किंग जॉन जो थे 2015 में, मैग्ना कार्टा एंड ऑल, ये सब चीज़ आप लोग इसको पढ़ो। लेकिन दूसरी चीज़ आपको फोकस करने के लिए यहाँ पर ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वह फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, full stop. They prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country and protect the liberties and freedom of the people against the invasion of the state. They operate as the limitation to the tyranny of the executive and arbitrariness or arbitrary laws of the legislature. In short, they aim at establishing a government of laws, not of men. अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव को अपने एक्शन से, लॉज को अपने रेगुलेशन से क्या नहीं करने हैं और क्या करने हैं, क्या नहीं करने, इसका मतलब क्या है, इट इज़ इम्प्लाइंग द नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या है कि स्टेट को क्या नहीं करने हैं अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल राइट्स, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ताकि हम लोग क्या कर सके, जो गवर्नमेंट लॉज के होते हैं उसको बना सके। कानून हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट ऑफ मैन, है ना। इट इज़ कॉल्ड, जैसे आप लोग जब पढ़ोगे ना इंटरनल सिक्योरिटी, तो वहाँ पे लिखा होगा, कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे कि पावर रन्स
फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, एक्सट्रीमिज्म में पढ़ोगे, तो उसके अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखो, जो फंडामेंटल राइट्स है ये काफ़ी फंडामेंटल है। क्यों फंडामेंटल है भाई? क्योंकि ये गारंटी की जाती है फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड के द्वारा, और इसके जो गारंटर है वो कौन है? कोर्ट खुद है, जिसके कारण ये क्या है? जस्टिसिएबल राइट्स है। इस बात को आप याद रखना, जिसके कारण ये क्या है? जस्टिसिएबल राइट है। अब सुनिए, अब बात ये हुआ कि फंडामेंटल राइट तो हम जान रहे, लेकिन फंडामेंटल राइट होता क्या है? तो शुरू में जब स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उस समय वी वर हैविंग 7 ब्रॉड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फिलहाल क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी हट गया, और अभी कितने हैं टोटल? 6 ब्रॉड फंडामेंटल राइट्स। व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म ब्रॉड एज फार एज while explaining the term of fundamental rights on the basis of pre and post? The reason is that पहले क्या था? 7 फंडामेंटल राइट्स थे ब्रॉड, इसलिए क्योंकि ब्रॉडली अगर देखे जाते हैं तो जो सबसे पहले है वो इक्वालिटी से रिलेट करता है, और ये जो इक्वालिटी है वह आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्या करता है? डील करता है। तो हम लोग जानेंगे, जब एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे अच्छे से तो उसको समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो पहला क्या हो गया? ब्रॉडली क्या हो गया? इक्वालिटी से डील करता है। जो दूसरा है वो दूसरा क्या है? फ्रीडम से रिलेट करता है। फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। इस बात को आप याद रखना। जो तीसरा है वह तीसरा क्या है? वह तीसरा जो है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, और ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 23 एंड 24। इसके बाद जो आता है वो रिलीजियस फ्रीडम है। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम क्या है? कहां से कहां तक है? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। दूसरी बात, जो पांचवा है यानी जो फिफ्थ है, वो फिफ्थ क्या है? वह फिफ्थ क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 29 एंड 30 में। सभी जानेंगे, ध्यान से जरा। जो सिक्स्थ था, मैंने क्यों बोला सिक्स्थ था? क्योंकि इसको अमेंड करके हटा दिए गए हैं। ये था राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और ये कहाँ था? आर्टिकल 31 में था। ओके, और जो सेवेंथ है, जो अभी फिलहाल सिक्स्थ है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये किस में है? आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब बात यहाँ पे मैंने एक बात कहा, जो सिक्स्थ नंबर था फिलहाल, है ना, वो था प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उस समय जो प्रॉपर्टी से था वो सिक्स्थ नंबर का फंडामेंटल राइट था ब्रॉडली, जो कि आर्टिकल 31 में था। लेकिन इस आर्टिकल को क्या किया गया है? डिलीट कर दिए गए हैं। किसके द्वारा? 44th, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कल आ सकता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ईयर याद रखिएगा 1978। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये डिलीट हो गया फंडामेंटल राइट से, तो ये डिलीट हुआ है फंडामेंटल राइट से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इसको डिलीट नहीं किया गया है। इसको उठाकर क्या किया गया है? 300 ए में जाकर रख दिए गए हैं, जो कि पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब सवाल ये है कि वहां पर क्या किया गया? तो वहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वहां भी था, और जब ये फंडामेंटल राइट में था तभी भी था। लेकिन अब ये क्या है? फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये सिर्फ लीगल राइट है। ठीक है, सिर्फ और ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सिर्फ और सिर्फ ये है लीगल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 300 ए में है, जो कि पार्ट 12 से रिलेट करता है। इतना कुछ अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया देन यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आफ्टर दिस जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे एम लक्ष्मीकांत सर का, जो टॉपिक है उसको कहते हैं, आप देखिए किताब में, वहाँ पे आपको मिलेगा फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो पहले हम लोग आर्टिकल को एनालिसिस करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ा ब्रॉडली जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, है ना। आलू है, सब्जी है, क्या है। ठीक है,
तो ओवरऑल जब फीचर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फीचर है, जो आपके बुक में भी लिखा हुआ है, पहला फीचर क्या है, कोई बताएगा? सॉरी, इट इज़ नॉट द लाइव क्लास, आई नो। पहला फीचर क्या है? पहला फीचर ये है कि कुछ फंडामेंटल राइट, यानी कि सम ऑफ द फंडामेंटल राइट, कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन के लिए है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए भी है, फॉरेनर के लिए भी है, और कोई भी लीगल पर्सन के लिए। लीगल पर्सन इन द सेंस जैसे कॉरपोरेशन, कंपनीज, ये सारे किस में आ जाएंगे? लीगल पर्सन में आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, कुछ सिटीजन के लिए है सिर्फ, लेकिन कुछ किसके लिए? सभी के लिए। ठीक है, ओके। तो अब समझिए, जो दूसरा ये है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है ना, जो मन चाहे वो आप नहीं कर सकते। ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। इसका मतलब ये क्या है? क्वालिफाइड है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये क्वालिफाइड क्यों रखा गया है? ताकि यहाँ पे इस चीज़ को आप मार्क कर लो, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। ठीक है, जो तीसरा यानी थर्ड जो है वो ये है कि अधिकतर जो फंडामेंटल राइट्स है वो ये बताता है कि स्टेट को क्या नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? ये अगेंस्ट ऑफ आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट है। ठीक है, अधिकतर क्या है कि स्टेट को क्या नहीं करना है। 14 क्या कहता है? स्टेट को क्या नहीं करना है? स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नहीं करना मतलब नहीं करना है। ठीक है, उसी तरीके से 15 क्या कहता है? स्टेट को क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये सारे कुछ अधिकतर क्या अगेंस्ट ऑफ स्टेट है। ठीक है, इस चीज को आप मार्क कर लो, लिखा हुआ है किताब में, व्हेन द राइट that are available against the state action only are violated by the private individual, there are no constitutional remedies but only ordinary legal remedies। समझ में आ गया कि जब कोई राइट इंडिविजुअल के द्वारा वायलेट किए जाते हैं तो उसके लिए 32 आर्टिकल 32 नहीं एप्लीकेबल होगा, बल्कि उसके लिए क्या एप्लीकेबल होगा? वो जो ऑर्डिनरी जो लीगल रेमेडीज होते हैं वो आपके लिए क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो 32 आप कब जाइएगा? जब स्टेट के अगेंस्ट में कोई आर्बिट्री एक्शन क्या किए गए? प्रैक्टिस किए गए हैं, उसके अगेंस्ट में होगा, तब आप जाइएगा। दूसरी बात, जो फोर्थ ये है कि कुछ निगेटिव कैरेक्टर है। निगेटिव कैरेक्टर है लेकिन कुछ क्या है? पॉजिटिव कैरेक्टर है। कुछ क्या है? कुछ नेगेटिव कैरेक्टर को बताता है कि क्या नहीं करने हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ये भी बताता है कि क्या करने हैं। तो इसका मतलब निगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, पॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो गया। अब क्या होता है, अगर ये वायलेट होती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप क्या करोगे? आराम से हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का कोर्ट में क्या हुआ? ये जस्टिसिएबल है। अगर वायलेट हो रहा है, यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, नेक्स्ट क्या है? एफ क्या है? अब ये कहता है कि ये डिफेंडेंट है और गारंटीड है। किसके द्वारा डिफेंड किए जाते हैं? प्लस गारंटर इसका कौन है? खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। क्या ये सैक्रोसैंक्ट है? सैक्रोसैंक्ट मतलब क्या ये परमानेंट है? अगर परमानेंट होता तो आर्टिकल 31 है, हटता ही नहीं, 31 हटता ही नहीं। तो परमानेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसको आप रिपील भी कर सकते हो, यानी कि ये पार्लियामेंट क्या कर सकता है? इसको कटेल कर सकता है, रिपील कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कर सकता है, किसी ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा करेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा करेगा। ओके, जो दूसरी बात ये हुआ था कि ये जो नेशनल इमरजेंसी होती है उस समय में, याद रखना मैंने स्टेट इमरजेंसी जैसा कोई टर्म का इस्तेमाल नहीं किया है। जब नेशनल इमरजेंसी होगा उस समय क्या होगा? फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन किए जा सकते हैं। इसको सस्पेंड क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जिसको आप थोड़ा सा मार्क कर लो, अच्छा रहेगा आपके समझने के लिए, और ये लिखा हुआ है
कि their scope of operation is limited by Article 31A, saving of laws providing for acquisition of estate etc. और दूसरी बात 31B, validation of certain acts and regulation includes in the 9th schedule and Article 31C, जो सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू कर्टेल डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इस बात को याद रखना, अगर ये 31, 31A, 31B, 31C के लिए एप्लीकेबल होता है, उस कंटेक्स्ट में अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट में है, तो ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रैक्टिस में लाने के लिए है, तो मियर इसी के बेसिस पे आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं देख सकते हो। मैंने क्या वर्ड का इस्तेमाल किया? मियरली ऑन दैट ग्राउंड, सिर्फ उस ग्राउंड पे अगर होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ये कहता है आर्टिकल 33 के बारे में। आर्टिकल 33 किससे रिलेटेड है? जो फोर्सेज है उसकी फंडामेंटल राइट। अगर देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पर होगे ना, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। इंटेलिजेंट एजेंसीज, ठीक है, सर्विसेज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट। ये क्या सकता है इन लोगों के अगेंस्ट में कि भैया आपका ये प्रोविज़न आप इसके लिए एप्लीकेबल होगा, अगर ये होगा वायलेट होंगे तो आप कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे क्या होगा? 32 के ग्राउंड पे, 33 के ग्राउंड पे क्या हो सकता है? आप इसको कटेल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओके, अब समझिए, अगर मान लीजिए कि कहीं पर अगर मार्शियल लॉ लगा हुआ है, मार्शियल लॉ आपको पता ही होगा, जैसे मिलिट्री रूल होते हैं कहीं पे, याद रखिएगा, मार्शियल लॉ या मिलिट्री रूल इज नॉट अ टाइप और डू नॉट बिलोंग्स टू द नेशनल इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट, है ना। ये सिर्फ एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेज है जिसको रिस्टोर करने की कोशिश गवर्नमेंट करती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कहा गया यहाँ पे ये है कि जहाँ पर मार्शियल लॉ है वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को क्या किए जा सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। सस्पेंशन की बात नहीं हो रही है, रिस्ट्रिक्ट की बात हो जाती है ना। जैसे रॉइट्स एंड ऑल होता है कभी काल, तो उस जगह पे क्या किया जाता है? उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कुछ राइट्स को। ठीक है, ओके। जो अधिकतर राइट है ना इसमें, वह डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, यानी उसके लिए पार्लियामेंट को लॉज बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है। सेल्फ एग्जीक्यूटरी का मतलब डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, उसके लिए पार्लियामेंट को क्या होगा? लॉज बनाने होंगे उसको इन्फोर्सेबल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, उसके लिए क्या होगा? लॉज बनाने होंगे। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या हुआ? सिविल राइट्स लॉज बने। तो इसका मतलब क्या है? कुछ चीज़ ऐसा है जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, उसके लिए लॉज बनाने होंगे। और ये जो लॉज होंगे फ्रेंड्स, ये लॉज पार्लियामेंट ही सिर्फ बना सकता है। सिर्फ पार्लियामेंट ही क्या करेगा? बनाएगा, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द कंट्री मेंटेन किया जा सके। याद रखिएगा, ठीक है। चाहे तो एक्सेप्शन दे सकता है कि कहाँ नहीं एप्लीकेबल होगा, कहाँ नहीं एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये लॉज कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट, दैट इज यूनियन लिस्ट के द्वारा ये बनाए जाएंगे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर इस पे क्या होगा? लॉज नहीं बनाएगा। इस चीज़ को आप याद रखना। जो दूसरा यानी कि जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर मार्क किए गए हैं, वो आपका रिलेट किए गए हैं डेफिनेशन ऑफ द स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, ओके। तो शॉर्ट में समझिए कि जो पार्ट 3 में जो स्टेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, वो स्टेट वर्ड क्या है? क्या वो राज्य है या फिर क्या है? तो आप जान लेना। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि इंडिया में हम लोग क्या करते हैं? 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। एक होता है यूनियन गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। एक होता है क्या? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो स्टेट होगा, तो सेंट्रल का क्या होगा? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भी आएंगे, दोनों आएंगे। स्टेट का एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर,
और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, जैसे कि सभी बॉडीज़, सभी लोकल अथॉरिटीज़, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गया, पंचायत हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, ट्रस्ट हो गए, तो ये सारे आएंगे। लेकिन साथ साथ स्टेट के डेफिनेशन में वो भी आएंगे जो क्या करता है, जो स्टेट को, यानी जिसको स्टेट क्या करता है, एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, एजेंसीज वर्किंग होता है ना, जो एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्या करता होते हैं, वो भी साथ साथ जो प्राइवेट बॉडी है वो भी क्या करेंगे, उसके डेफिनेशन में आएंगे। और सभी अदर अथॉरिटी, जैसे कि चाहे वो स्टैच्यूटरी होंगे या नॉन स्टैच्यूटरी होंगे, जैसे LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये सारी क्या है, एजेंसी है वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, तो वो भी क्या होंगे, स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे। तो आप याद रखना कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, पहली बात, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, दूसरी बात, सभी लोकल अथॉरिटीज़ सभी आएंगे। और ये जो सभी अदर लोकल अथॉरिटीज़ होंगे, चाहे वो इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो किस में होने चाहिए, विद इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे मार्क किए हैं वो क्या है, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है ना, जो लॉज इनकंसिस्टेंट हो, यानी कि जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो, यानी कि जैसा फंडामेंटल राइट कह रहा है अगर वैसा कुछ ना हो, तो उस केस में लॉज क्या होता है, लॉज इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अगर लॉज इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, याद रखिएगा, यही आर्टिकल 13 भी है। इसको हम लोग केशव नंदा भारती केस के समय भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर लॉज इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, देयर इज द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, एंड दिस जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप होगा, ऑफ कोर्स यूनियन लिस्ट पे, या फिर जो प्रोविजंस होंगे, एक होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है हाई कोर्ट के पास जो होता है आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो डिक्लेयर कर सकता है। इस चीज़ को याद रखना, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, है ना, जो इसके बेसिस पे क्या डिक्लेयर कर सकता है कि लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, इनवैलिड क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। किसके ग्राउंड में, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रैरी के ग्राउंड पर है, जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32 और ये हाई कोर्ट यूजिंग द राइट्स अंडर 226 कैन डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो राइट टू इक्वालिटी है अंडर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, तो उस वीडियो में मैं क्या करूँगा, उसमें उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इसी पार्ट की कंटिन्यूएशन सेकेंड वाला भी पार्ट होगा, उसमें उसको मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।